अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या सेनेट में हुकूमत के वोट कम पड़ सकते हैं 27वीं आईनी तरमीम के लिए? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। क्या तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर हुकूमत के हक में वोट डाल सकता है? उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में महंगाई की क्या हालत है, आने वाले दिनों में किस चीज के अंदर आपको बहुत ज्यादा महंगाई महसूस होने वाली है, उस हवाले से भी एक हुकूमती वजीर ने खबरदार किया है। पंजाब और कनाडा, जी हाँ जी, ये क्या मामला है, पंजाब को कैसे कनाडा से जोड़ा जा रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर उन पर भी गुफ्तगू की जाए। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वो आईनी इदारा है जो मौजूदा 27वीं आईनी तरमीम है, जो प्रपोज्ड आईनी तरमीम है, उससे सबसे ज्यादा मुतासिर होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के नामवर वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को एक खत लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने कहा है कि भाई आप इसका एक तरह से नोटिस लें, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, तमाम जज साहिबान से बात करें। बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को इस आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत एक तरह से खत्म करने जा रही है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर देखें, तमाम जज साहिबान इसके ऊपर मुशावरत करें। और अगर ऐसा नहीं होता तो याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो आखिरी चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उसके बाद आपको पता है कि आईनी अदालत बनने जा रही है। आईनी अदालत के हवाले से कहा जा रहा है कि जी 7 जज साहिबान के नाम सामने आए हैं। डॉन न्यूज भी उसको रिपोर्ट कर रहा है और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो उसके सरबराह होंगे। अब जब वो अदालत बनेगी उसमें किसको तैनात किया जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं जिसको डॉन न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाएगा। उसके अलावा जस्टिस मंदोखेल साहब का नाम भी है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनका नाम भी है। कुछ दीगर जज साहिबान का नाम भी है। लेकिन हतमी तौर पे तो तभी पता चलेगा जब सारे नाम सामने आ जाएंगे, यानी हुकूमत की तरफ से या जुडिशल कमीशन की तरफ से तैनातियां हो जाएंगी। पहले 7 लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन उसमें इजाफा भी किया जा सकता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हो सकता है कि हुकूमत कहे कि जनाब हमने जो आईनी अदालत है उसके मौजूद जज साहिबान की तादाद रखनी है 12, 13, 14, जितनी वो चाहें वो कर सकते हैं। तो यानी इसमें आगे चल के इजाफा भी हो सकता है। सीनियर वकला की जानिब से लिखे गए खत में, जिसे बुनियादी तौर पर फैसल सदीकी साहब ने लिखा और दीगर कुछ रिटायर्ड जज साहिबान और सीनियर वकला ने उसके ऊपर दस्तखत किए, उसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त शदीद खतरे का सामना है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने लिखा कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हम उम्मीद करते हैं कि यह खत आपको खैरियत से मिलेगा, लेकिन नहायत अफसोस और गहरे दुख के साथ हम ये खत ऐसे गैर मामूली हालात में लिख रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तारीख के सबसे बड़े खतरे का सामना है। ऐसा खतरा जो 1956 में इसके क्याम के बाद कभी पैदा नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही खतरे में पड़ चुका है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। अब देखते हैं कि क्या कोई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाती है या इसका कोई जवाब दिया जाता है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, या कोई जवाब नहीं दिया जाता। अच्छा जी, हुकूमती वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कौम को खबरदार कर दिया है कि सार्फिन हीटर और गीजर एहतियात से इस्तेमाल करें, गैस के बिल्स मामूल से ज्यादा आएंगे। आपको पता है कि गैस की कीमत में कितने 100% इजाफा हो चुका है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ है। और इस साल आपको बिल्स के अंदर महसूस भी होगा, बिजली के बिल्स के अंदर भी आप चीजों को महसूस कर रहे हैं। बाकी जो महंगाई किस सतह पे गई है वो भी हमारे सामने है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मीडिया पर इस हवाले से ज्यादा गुफ्तगू नहीं होती। गैस के बिल्स के हवाले से मिनिस्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने कौम को पहले खबरदार कर दिया कि भाई बहुत ज्यादा बिल्स आएंगे, लिहाजा आप एहतियात से इस्तेमाल करें, गैस हीटर ना चलाएं, गर्म पानी इस्तेमाल ना करें, ठंडे पानी से नहाएं। वैसे भी सुना है वो सेहत के लिए बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल में शायद कौम की सेहत को बेहतर करने के लिए गैस को महंगा किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सहाफी थे, LNG और DNG और CNG, पता नहीं कौन कौन से वो प्रोग्राम्स करते थे, लेकिन उसके बाद बस उनकी सहाफत खाबर मानिका पे आके खत्म हो गई। उसके बाद कोई और चीजें आपको नजर नहीं आती और ना ही अब आपको महंगाई के ऊपर उस तरह लोग गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हुकूमती वजीर ने आपको खबरदार कर दिया है, अगर कल आपका बिल ज्यादा आता है तो वो जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं होगी, आप लोगों की होगी। इस वक्त मुल्क में अवाम की क्या हालत है, कितनी मुश्किल से वो रोजगार कमा रहे हैं, ये छोटा सा आप क्लिप देखें, फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। मेहरबानी कर दो।
सर जी मैं कनाडा भी जितना मांग कर लिया जी। जी आपने देखा कि इस बंदे से उसकी रेडी छीनने की कोशिश की जा रही है और वो किस तरह आगे से मिन्नतें समाजतें कर रहा है कि भाई ऐसा ना करो, आज ही मैं लेके आया हूं, ये कांटा भी मैं किसी से मांग के लाया हूं, फ्रूट में उधार पे लेके आया हूं, इस किस्म की वो बातें कर रहा है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोगों के खिलाफ पंजाब के अंदर कार्रवाइयां की जा रही हैं कि कहीं पे कार्रवाई जरूरी भी है, कहीं पे कहा जाता है कि जी रोड कोई ब्लॉक हो गई, कोई और मसला हो गया। फिर इसी तरह एक परिंदों की या जानवरों की एक मार्केट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उस हवाले से भी काफी ज्यादा खबरें। लेकिन ये सारी कार्रवाइयां बेहतर तरीके से भी तो की जा सकती हैं ना, ऐसे उसका जो माल है उसको तबाह कर देना, उसको फेंक देना, उसको उठा के ट्रकों में डाल देना, क्या ये वाहिद बेहतर तरीका है? क्या इसको बेहतर तरीके से हल नहीं किया जा सकता? जैसे दुकानें गिराई गई हैं और फिर इल्जाम लग रहा है कि वहां पे जानवर भी मरे, उसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस वगैरह भी आई हैं, कुछ साफियों ने जाके वहां पे प्रोग्राम्स वगैरह भी किए हैं सोशल मीडिया के लिए, वो सब कुछ हमारे सामने। तो क्या इसको बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता? हर चीज फोर्स के जरिए हल करना जरूरी है? देखें ना, जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उसमें क्या फर्क होता है जमहूरियत के अंदर और एक आमरीत के अंदर, या जमहूरियत के अंदर, या फिर एक ऐसी रियासत के अंदर या ऐसी हुकूमत के अंदर जहां पे कोई आइन कानून नहीं होता। फर्क ये होता है कि आइन और कानून जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है हुकूमत को कि भाई आपने सर्टेन चीजें इतनी हद तक करनी है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। देखें, हुकूमत के पास बहुत ताकत होती है, रियासत के पास बहुत ताकत होती है। पंजाब में आपने नए महकमे बना दिए, पीरा बना दिया, कोई नारकोटिक्स फोर्स बना दी, आपने ये भी बना दिया, आपने वो भी बना दिया, दीगर जगहों के ऊपर भी आपको फोर्स नजर आती है। खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, सिंध हो जाए, बलूचिस्तान हो जाए, हर जगह पे रियासत के पास तो बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो तो कहीं पे भी शहरी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो उनकी ताकत होती है वो आइन के जरिए वो लेते हैं, और उसी आइन के अंदर लिखा होता है कि वो किस हद तक अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो जो आइन का वो हिस्सा है जहां पे सिटीजन्स के राइट्स हैं। अगर आप उसको एक तरह से मुअत्तल कर दें, बाकी आप कह दें जी ये तो ताकत रियासत को इस चीज से मिलती है, हुकूमत को इस आइन से मिलती है, ये प्रोटोकॉल हुकूमत को मिलता है, इस आइन से मिलता है, इनको इस्तिस्ना भी मिलता है, जरदारी साहब को ये भी मिलता है, वो भी मिलता है। भाई अगर ये सारी चीजें आइन के अंदर हैं तो आइन के अंदर अवाम के भी कुछ राइट्स है ना, कुछ जिम्मेदारियां तो हैं। अगर आप आइन को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे तो फिर तो किसी के भी राइट्स जो है उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। फिर इसी तरह होगा। तो ये जो बहस की जाती है कि आम बंदे को आईनी तरमीम से या आइन से क्या फर्क पड़ता है, भाई आम बंदे के राइट्स की तब भी प्रोटेक्शन होती है जब आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद होता है। एनीवे, ये जनाब जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है सूरत हाल, ये किसी पंजाब के गालिबन किसी शहर की वीडियो है। अब एक और मैं वीडियो देख रहा था एक पॉडकास्ट के अंदर, एक पंजाब की हुकूमत के या पंजाब में हुक्मरान जमात के एक एमपीए साहब इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर आप पंजाब में 50,000 कमाते हैं तो आप 10,000 का रेंट पे घर ले सकते हैं, ये है वो है। और इसी तरीके से अगर आप कनाडा में $4,000 कमाते हैं तो इतना टैक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो एक तरह से मुआवजना ये कर रहे थे कि कनाडा में 4,000 कमाने वाला और पंजाब में 50,000 कमाने वाला जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, या समहाउ जो पंजाब वाला है वो बेहतर है। मतलब इससे ज्यादा कोई मुबालगा हो सकता है? आप 50,000 में आपको क्या मिलता है? कौन सा घर आप ले सकते हैं 50,000 में किराए पे? अब तो जो 10,000 का जो घर मिलता है उसकी क्या हालत होती है, वो कौन सा एरिया होता है? फिर मसला ये कि सिर्फ 10,000 पे तो बात खत्म नहीं होती ना, दीगर अखराजात भी हैं। ग्रोसरी के अलावा अगर मेडिकल का आपको मसला आ जाए, दीगर मसाइल हो जाए, क्या कनाडा के जो शहरी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो 50,000 कमाने वाले पंजाब के अंदर जो शहरी है उसके बराबर है या उससे बेहतर है? लेकिन इसके बावजूद ये बातें होती हैं और इस तरह की बहस होती है। एनीवे, हर किसी का राइट है जो मर्जी वो बात करें। लेकिन अगर आप जायजा लें तो पाकिस्तान के अंदर 50 तो छोड़ दें, 50,000 छोड़ दें, 5 लाख कमाने वाला भी कनाडा के अंदर जो है वो $1,000 कमाने वाले से भी बुरी हालत में है। यहाँ पे देख लें, खुदा न खास्ता आपको रोड पे कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई इमरजेंसी सर्विस आके बचा सकेगी? बाय द टाइम वो आके आपको एम्बुलेंस में डालेंगे, लेके जाएंगे, कोई आपको हो सकता है आगे आप पहुंचे तो कोई डॉक्टर ही ना मिले, वहां पे तो किसी पहाड़ पे भी आप गिर जाएंगे तो हेलीकॉप्टर आके आपको सेव कर लेगा। वहां पे आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी जगह पे भी चले जाएंगे, आपको कोई सिफारिश नहीं करवानी पड़ेगी। जो एमपीए साहब बैठ के ये कह रहे हैं कि जी कनाडा में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये और पंजाब में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये, उनके हल्के के अंदर तो किसी को अगर वापडा में काम पड़ जाए या किसी भी महकमे में काम पड़ जाए तो 4 दफा बंदा इनके घर पे आता होगा, इनके मुंशी से लेटर लेता होगा, फिर वहां पे जाता होगा। क्या कनाडा में लोगों को ऐसे जलील किया जाता है? क्या वहां पे महकमे इस तरीके से काम करते हैं? वहां पे दीगर चीजें इस तरीके से होती हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर होती है? सिर्फ किसी एक सूबे की मैं बात नहीं कर रहा, हर जगह पे यही सिचुएशन है और अरसा दराज से ऐसी सिचुएशन है। पर एनीवे,
अपना मुल्क तो सबको अच्छा लगता है, सबको प्यारा लगता है। अगर कोई हमसे पूछे कि दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है, सबसे प्यारा मुल्क कौन सा है, आपको कौन सा प्यारा मुल्क लगता है, हम कहेंगे जी पाकिस्तान है, हमें तो सबसे अच्छा पाकिस्तान लगता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि दुनिया में किस मुल्क में सबसे ज्यादा अच्छे सिस्टम है, आइन की अमलदारी है, अपने शहरियों का ख्याल रखा जाता है, तो फिर बहुत सारे दीगर ममालिक हैं, उनके हवाले से हम आपको बताएंगे जी इस मुल्क में ऐसा होता है, वैसा होता है। तो एक चीज आपको अच्छी लगनी वो एक अलग बात है, वो जिस तरह हमारा मुल्क है हमें अच्छा लगता है। बाकी एक चीज का आपको अच्छा लगना और उस चीज का दूसरे चीज से बेहतर होना, ये टोटली टू डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा जी, क्या आज हुकूमत के सेनेट के अंदर नंबर पूरे होंगे? आज सेनेटर्स हजरात को नाश्ता भी करवाया गया, बेहतरीन नाश्ता करवाया गया। नाश्ते में उन्होंने क्या कुछ खाया और किस तरीके से वो वोट देंगे, इस हवाले से एक सेनेटर साहब ने सहाफियों को क्या बताया, जरा सुनिएगा। सर, नाश्ते में हमने पराठे खाए, हलवा खाया, हलवे के साथ हमने अपने जलवे भी दिखाए। जलवे के बाद अब जाकर तरमीम में दस्तखत करते नहीं, क्या हलवे का जलवा है कि तरमीम में दस्तखत जी करने जा रहे हैं? बिल्कुल। जब नमक खाया तो नमक किलाली करनी है, हरामी तो नहीं। खाए, मगर अब घंटियां बज रही हैं, बच्चों की तरह जाकर हमने वोट देना है। जी आपने सुना, हमने ये क्लिप काट के थोड़ा सा छोटा कर दिया है, पर एनीवे वो बता रहे हैं सेनेटर दिनेश कुमार साहब। वैसे दिनेश कुमार साहब बड़ी जानदार आवाज हैं, सेनेट के अंदर खड़े होकर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करते हैं जो दीगर लोग नहीं करते। वो तनख्वाहों के मामलात हो जाएं, दीगर चीजें हो जाएं, सेनेट के अंदर किस किस की तैनाती हुई है, किसको एडवाइजर लगाया गया है, किसको मशीर लगाया गया है, उसको कितनी तनख्वाह दी जा रही है, इस किस्म के वो क्वेश्चन वगैरह वहां पे उठाते रहते हैं। आज वो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि जनाब नाश्ते में हमने ये खाया है और अब हम नमक हरामी तो नहीं कर सकते, अब घंटी बज गई और स्कूल के बच्चों की तरह जाके हम वोट डालेंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो बहुत कुछ कह गए। अब बड़ा मसला ये है कि क्या आज हुकूमत के नंबर पूरे हो जाएंगे? बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि उस वक्त तक या तो वोटिंग हो चुकी हो या शुरू होने वाली हो, मामला थोड़े से आगे बढ़ चुके होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी तबीयत नासाज है, उनके फैमिली जरा ये बता रहे हैं कि वो आज शिरकत नहीं कर सकते इजलास में, उनको कोई सांस का मसला है और वो किसी अस्पताल में दाखिल हैं। तो एक वोट तो हुकूमत का ये काम हो गया। गुज़िश्ता रात हुकूमत के कुछ लोग बलोचिस्तान गए, वहां पे उनकी कुछ लोगों से मीटिंग हुई, डॉक्टर मालिक साहब से उन्होंने मीटिंग की, उनकी जमात के भी वोट इन्होंने मांगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मामला तय हो गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मामला तय नहीं हुआ, हुकूमत को वोटों में कुछ मसला पड़ सकता है और ऐन मुमकिन है कि उनको कोई पीटीआई का वोट जो है लेना पड़ जाए या किसी और जमात का वोट लेना पड़ जाए। क्या अब पीटीआई के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह वोट डाल सकते हैं? जनाब, पीटीआई के अंदर इस तरह के कुछ लोग हैं जो हुकूमत की तरफ वोट डाल सकते हैं। अब जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी उस वक्त भी कुछ लोग थे और इस वक्त भी कुछ लोग हैं जो बड़ी इनकलाबी बातें वगैरह भी करते हैं और वो उनकी जो सिचुएशन है अंदर से वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, इतना सा आपसे शेयर कर लूं कि मुझे उनके हवाले से पहले भी पता था कि उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम वाले दिन वो मोअज़्ज़िज़ शख्सियत कहां पे थी और उनको कब तक रखा गया, किधर रखा गया, वो क्या कहां पे वो शख्सियत बैठी रही। उसके अलावा कुछ और भी हैं, कुछ ने जाके किन किन से मुलाकातें की इलेक्शंस के बाद और वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पर एनीवे क्या उनकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी यह पता चलेगा। मुझे ये लगता है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इनकलाबी रहेंगे और पीटीआई के अंदर रहेंगे। लेकिन एक जो मोअज़्ज़िज़ सेनेटर हैं वो एक तकरीब में थे, मैं भी वहां पे था। अब ये मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है, मैं शख्सियत को ना मुज़क्कर कहता हूं ना मोनस कहता हूं, मैं मोअज़्ज़िज़ शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं। तो मैं कोई किसी एक जेंडर से इसको नहीं जोड़ रहा, तो ये ना कोई अपनी तरफ से अंदाजा लगा ले कि जी मैं उसकी बात कर रहा हूं या उसकी बात कर रहा हूं। एनीवे मैं एक तकरीब में था, तो ये जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है, जो मोअज़्ज़िज़ पीटीआई के सेनेटर हैं या सेनेट वाली शख्सियत है, वहां पे जनाब हुकूमत का एक वजीर भी था। वो जो हुकूमत के मोअज़्ज़िज़ वजीर थे उनके हवाले से हुकूमती दोस्त ये कहते हैं कि ये हमारी काबीना में सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाला बंदा, और ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूं। हुकूमती एक रहनुमा ने मुझे बताया कि जनाब काबीना के अंदर मसाइल तो हैं लेकिन ये वाला जो वजीर है इसने सबसे कम वोट लिए हैं और पीटीआई का मसलसल ये मौकिफ है कि इस बंदे ने सबसे कम वोट लिए हैं। ये फॉर्म 47 पे आया है और बड़ी उनके ऊपर तनकीद भी होती है और दीगर लोगों के ऊपर भी तनकीद होती है। वैसे तो पूरी हुकूमत के ऊपर वो ये इल्जाम लगाते हैं कि मुबैना तौर पे ये सारी हुकूमत ही फॉर्म 47 पे बनी हुई है। पर एनीवे एक ऐसी शख्सियत जिसपे पीटीआई वाले बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं और वो वहां पे आई हुई थी, वफाकी काबीना से उनका ताल्लुक है। तो ये जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है जो पीटीआई की सेनेट की सीट के ऊपर बरजुमान है,
ये उनके साथ यानी उस वजीर के साथ जिनके हवाले से इनकी जमात ये कहती है कि जनाब वो हारे में, ये उनके सामने ऐसे इंतहाई चापलूसी वाला जो रवैया होता है ना, बड़ा इस किस्म का, मुझे देख के हैरत हो रही थी कि भाई तुम लोग इल्जाम किस किस्म के लगाते हो और तुम इतनी चापलूसी इसके कर रहे हो, क्या पता कोई काम शाम बताना हो। एनीवे, पीटीआई के अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 ऐसे सेनेटर्स हैं जो जरूरत पड़ने पर हुकूमत को वोट दे सकते हैं। अब वो कौन है मुझे पता है, मैं आपके साथ फिलहाल शेयर नहीं कर सकता, इसलिए कि जब तक वो वोट नहीं डालेंगे वो चीज कंफर्म तो नहीं होगी, तो लिहाजा उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 ऐसी मोजिज शख्सियात हैं पीटीआई के अंदर सेनेट में जो हुकूमत के हक में वोट डाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। लेकिन वो बहुत ही बड़ा कोई डिजास्टर होगा हुकूमत के लिए जब इन लोगों से वोट डलवाने पड़ेंगे। पिछली दफा भी वोट नहीं डलवाए गए और इस दफा भी कोशिश यही है कि इन लोगों से वोट ना डलवाया जाए। अब अगर वोट नहीं डलवाना तो फिर इनका फायदा क्या, वैसे भी अब इनकी सेनेटरशिप खत्म हो जाएगी और अगली दफा इनको किसी ने सेनेटर बनने नहीं देना, तो मेरे ख्याल में इनसे वोट डलवा ही लें, कोई काम तो आए ही आपके, अदरवाइज क्या फायदा हुकूमत को। तो जनाब आज रात तक ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कौन वोट डालेगा, किसको वोट डालेगा और 27वीं तरमीम जो है वो कैसे मंजूर की जाती है, और इसके बाद फिर मामला कौमी असेंबली में जाएगा। वहां पे अब तो हुकूमत को मखसूस सीटें भी मिल गई हैं, तो वहां पे इनको ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए। सेनेट के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वहां पे भी इन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई, और जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कुछ रिजर्व लोग भी इन्होंने आगे पीछे इस तरह रखे में। अगर कोई रुकावट आ सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई पिटीशन आ जाती है और इस सारी तरमीम को रोक दिया जाता है। लेकिन कोशिश ये है कि 14-15 तारीख से पहले, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ या दीगर जमातें इसके ऊपर, यानी अपोजिशन की जमातें सेनेट के अंदर और कौमी असेंबली के अंदर इसके ऊपर बहस क्यों नहीं कर रही, भाई आप करवाएं ना 2 महीने इसके ऊपर बहस। आप तो बहस करवाने ही नहीं चाहते, आपकी ख्वाहिश है कि 15 तारीख से पहले ये तरमीम पास हो हर हालत के अंदर, या बहुत ज्यादा डिले हो जाए तो 16-17 तारीख हो जाए। लेकिन अब देखते हैं जनाब कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। लेकिन जैसे उन वकला ने और साबिक जज साहिबान ने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमेशा के लिए बदलने जा रही है, उसको खतरा है, उसी तरीके से अगर ये तरमीम हो जाती है तो बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए तब्दील हो जाएंगी जहां तक आईन पाकिस्तान का ताल्लुक है। लेकिन क्या इन तब्दीलियों के बाद ये तब्दीलियां जो है हमेशा इनके ऊपर अमल दरामद होगा? भाई इस वक्त जो आइन है उसके ऊपर हम कितना अमल दरामद कर रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमें कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए कि ये जो आइन है उसमें कम से कम ये हो कि लोगों को इतना तो ख्याल हो कि इसके ऊपर 70-80% तो एक तरह से अमल दरामद हो जाता है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारे इल्जामात लगते रहे, माजी के अंदर भी इल्जामात लगते रहे। तो अब देखते हैं जनाब की चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। क्या जो अब तब्दीलियां आई हैं ये एक तरह से हमेशा के लिए तब्दीलियां हो जाएंगी? मैं उसका कायल नहीं हूं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर और पाकिस्तान जैसे जो दीगर रियासतें होती हैं वहां पे चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो जाए चाहे नून लीग हो जाए, वो हमेशा के लिए उनके जो जमहूरी चेहरे हैं वो लोगों को याद रहेंगे। वैसे जो जरदारी साहब हैं उनको कोई इतनी परवाह नहीं होती अपनी रेपुटेशन की। मुझे पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई सीनियर बंदे ने बताया, एक टीवी प्रोग्राम हमने खत्म किया, बाहर निकले, उस प्रोग्राम की जो एंकर थी वो भी वहां पे मौजूद थी और एक और मौजूद शख्सियत भी वहां पे मौजूद थी। तो पीपल्स पार्टी के उस सीनियर लीडर ने बताया जनाब के जरदारी साहब को जब इनकी हुकूमत आई और जब वो सदर वगैरह बन रहे थे तो उनको बताया गया कि जी पीपल्स पार्टी एक कैंपेन चलाना चाहती है, आपका इमेज बेहतर करना है, आपकी इमेज बिल्डिंग करनी है। तो जरदारी साहब ने कहा कि यार मेरी रेपुटेशन इतनी खराब हुई हुई है कि जितना मर्जी पैसा लगा लो मेरी इमेज बिल्डिंग नहीं हो सकती, तो लिहाजा आप ये इस तरह खर्चा वगैरह ना करें। तो जरदारी साहब को तो अपनी रेपुटेशन का किसी किस्म का कोई पार नहीं है, कोई उनको कुछ नहीं है। उन्होंने अपने लिए वो ले लिया इस्तेस्ना, अपने वो मुकदमे वगैरह माफ करवाने हैं और यही चीज उन्होंने रखी थी सबके सामने कि भाई हमारा इसमें यही है, बाकी जो मर्जी आइन के साथ होता है होता रहे, हमने जनाब अपने मुकदमात वगैरह माफ करवाने हैं, इस्तेस्ना लेना है। तो वो जरदारी साहब को मिल गया है। बाकी जहां तक उनकी शोहरत है, उनकी रेपुटेशन है, वो उसका उन्होंने ना कभी पहले वजन उठाया है, ना कभी पार लिया है, ना आइंदा वो कभी लेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।